हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस में। तो आज हम एक और न्यू वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम हिंदी, है ना, जो कि इससे पहले अध्याय 6 तक यानी पार्ट 6 तक करवा चुके थे। आज हम एक्सरसाइज यानी अध्याय जो है 7 करवाएंगे और एक्सरसाइज का नाम है परंपरा का मूल्यांकन, जो एक निबंध है। ठीक है, तो लेखक परिचय की बात कीजिए। जो का मूल्यांकन का जो लेखक है वह हमारे हैं रामविलास शर्मा जी। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान की बात की जाए, उत्तर प्रदेश, जिला उन्नाव, गांव उच्च गांव सानी में हुआ था। ठीक है, तो इनकी जो मृत्यु हुई वह थी 30 मई 2000 को। ठीक है, इनके कुछ साहित्य रचनाएं हैं, उस पर हम थोड़ा नजर डाल लेते हैं। तो ये जो साहित्य रचनाएं हैं, इनमें से पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भारत तेंदु, हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण, भारत की भाषा समस्या, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी, विराम चिन्ह और बड़े भाई हैं। ये सारे के सारे क्या है, रामविलास शर्मा जी के कुछ साहित्य रचनाएं थे। इनमें से एक इम्पोर्टेंट आ जाता है कि इनको एक सम्मान मिला गया था, वो था निराला की साहित्य साधना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चलिए अब प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जो लोग साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं हो, जो रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक माना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 2 है, परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है? उत्तर हो जाएगा, परंपरा के मूल्यांकन के साहित्य के वर्गीय आधार पर विवेक लेखक इसलिए मानता है क्योंकि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन है प्रथम उस साहित्य का मूल निर्धारण आवश्यक है जो शोषण वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों के प्रतिबिंब करता है। उस साहित्य पर ध्यान देना होगा जिसकी रचना का बुनियाद शोषित जनता के श्रम पर है। अगला प्रश्न है, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है? इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी जीवन बिताता है। साहित्य केवल विचार मात्र नहीं है, बल्कि उसमें मनुष्य का इंद्रियां, बोध, उसकी भावनाएं भी होती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में लेखक का आशय स्पष्ट कीजिए। साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में लेखक का कहने का आशय है कि समाज में विकास की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, उसी प्रकार साहित्य में भी विकास प्रक्रिया संपन्न नहीं होती। अर्थात जैसे जैसे समाज विकास करेगा वैसे वैसे साहित्य की विकास प्रक्रिया संपन्न होगी। चलिए अगला प्रश्न है, लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी उसकी सापेक्ष स्वाधीनता किन दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित करता है? आंसर है, लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है, क्योंकि आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक परिस्थिति है। लेखक इस पक्ष में दृष्टांत देता है कि अमेरिका और एथेंस दोनों गुलाम थे, लेकिन एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया, अमेरिका को नहीं। उसी प्रकार सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा, लेकिन भारत और ईरान दो ही काव्य के केंद्र थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है? साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशालियों की भूमिका लेखक स्वीकार करता है, क्योंकि साहित्य निर्माण में लेखक की भूमिका अद्वितीय और निर्णायक है। लेखक इस स्वीकारात्मक पक्ष में खतरा भी है, क्योंकि
प्रतिभाशाली मनुष्य की साहित्य में दोष नहीं होता, कला का निर्दोष होना भी एक दोष है। जब तक कला में दोष नहीं होगा, जिसे हम अद्वितीय कला कहते हैं, उस कला के पक्ष में अन्य प्रतिभाशालियों का उल्लेखनीय कार्य संभव नहीं हो सकता। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होता है? आंसर हो जाएगा, राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी होता है। इन पक्ष में लेखक कहते हैं कि अंग्रेज कवि टेनिसन में लेटिक कवि वर्जिल पर एक कविता में लिखा है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है। उसी प्रकार जब किसी समाज का राजनीतिक मूल्य समाप्त हो जाएगा तो वहां के कवि संस्कृति के आकाश में चमकते हुए नजर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, जातीय असीमता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व बताता है? आंसर है, जातीय असीमता का उल्लेख लेखक साहित्य के विकास प्रसंग में करता है। उसके महत्व को बताने के लिए लेखक का कहना है कि साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्यों की तरह जन समुदायों और जातियों की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि यूरोप के सांस्कृतिक विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है, वह अन्य किसी जाति की नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जाति और राष्ट्रीय असीमताओं के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक दोनों में क्या समानता बताता है? आंसर है, जाति और राष्ट्रीय असीमताओं के स्वरूप का अंतर बताते हुए लेखक ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र में अनेक जातियां रहते हैं और उनकी असीमताओं भी अनेक होती है, परंतु एक राष्ट्र की एक असीमता होती है। यदि राष्ट्र पर मुसीबत आती है तो राष्ट्र की असीमताएं प्रधान हो जाती है। नंबर 10 है, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? वैसे तो संसार में अनेक देश बहुजातीय और बहुभाषी है, पर भारत में जितनी बहुजातीय हैं और कहीं नहीं है, यानी और कहीं नहीं है। यहाँ समय समय पर न जाने कितनी जातियां आई और यहाँ की जातियों में घुल मिलकर एक हो गई। उन सब के सम्मिलन से विकसित सभ्यता संस्कृति ही हमारी भारतीयता की पहचान है, जो संसार में अद्वितीय है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। कैसे? भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है, क्योंकि यहाँ की राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई है, बल्कि हमारी राष्ट्रीयता बहुजातियों को अपने में पिरोकर अद्वितीय माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है? उसे साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है? विचार करें। आंसर है, लेखक निबंध का समापन करते हुए लेखक उस दिन का स्वप्न देखता है जब देश में समाजवादी व्यवस्था कायम होगी। तब उस दिन अधिक से अधिक लोग साक्षर होंगे, तब साहित्यकारों की रचना को पढ़ेंगे और सही अर्थ में परंपरा का मूल्यांकन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कौन से तर्क और प्रमाण उपस्थित किए हैं? साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है जबकि परिस्थिति वश जातियां पराधीन होता है। इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने प्रमाण उपस्थित करते हुए कहा है कि अमेरिका और एथेंस दोनों गुलाम हुए, लेकिन एथेंस का साहित्य संपूर्ण एथेंस को प्रभावित किया, ना कि अमेरिका साहित्य। चलिए 15 नंबर है, व्याख्या करें। विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, और इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक कविता के रचयिता रामविलास शर्मा है। लेखक कहते हैं कि मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है। बंगाल विभाजन होकर भी बंगाल के लोग ने अपनी साहित्यिक परंपरा का ज्ञान अविभाजित रखे हुए हैं, लेकिन पंजाब विभाजन के बाद दोनों का अलग अलग साहित्य परंपरा बनी। अतः विभाजित बंगाल से विभाजित
पंजाब की तुलना की जाए तो ज्ञान हो जाएगा कि साहित्य परंपरा का ज्ञान कहाँ कम और कहाँ ज्यादा है। तो इस वीडियो में आज भर के लिए इतना ही। इसका पीडीएफ का जो लिंक है हम नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।